Michelangelo had said, "The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it." माइकल जो एक महान कलाकार थे, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा खतरा ये नहीं है कि हमारा ध्येय बहुत बड़ा है और हम उसको पा नहीं पा रहे, बट ज़्यादा खतरा इसमें है कि हमने अपना ध्येय छोटा रखा हुआ है और हम उसको पा गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर सुयश चौहान। आई एम एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। यूपीएससी 2017 में आई हैड ऑल इंडिया रैंक 56 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी रिसेंटली पिछले महीने मैं जर्मनी से भारत वापस आया हूँ अपनी 3 साल की पोस्टिंग ख़त्म करके। स्टूडेंट्स को गाइड करना, एस्पिरेंट्स की मदद करना, ये मेरा एक पैशन है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम सुयश चौहान, और मेरे अपने इंस्टाग्राम suyesh_diplomat पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ। डीकेटी की भी पुरानी कुछ वीडियोस में मैं आपको गाइड करने के लिए आया हुआ था। इस बार हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम आपको यूपीएससी बेसिक्स स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, सो दैट जो एस्पिरेंट्स शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 या 26 के लिए या इवन बियॉन्ड दैट, उनको एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। जब कोई एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ये नहीं कि गाइडेंस की कमी है। हाँ, बहुत से दूर दराज के इलाकों में गाइडेंस की कमी भी होती है, बट आज अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको डेफिनेटली हर टॉपिक पे बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। बहुत से टॉपर्स हैं, उनके वीडियोस हैं, उनकी किताबें हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि इस एग्ज़ाम को एग्जैक्टली प्रिपेयर कैसे करना है। फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि गाइडेंस तो है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो गाइडेंस मुझे कैसे मिलेगा? क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा? क्या मुझ में वो कैपेबिलिटी है? ये सारे डाउट्स, डायलेमास फिर भी स्टूडेंट्स में होते हैं। तो फिर ये किताब कैसे अलग है? इसके थ्रू आपको ऐसा क्या मिलेगा जो आपको यूट्यूब या किसी और किताब से नहीं मिलेगा? तो जब मैं ये किताब लिख रहा था उस टाइम पे मैंने भी यही सोचा कि देयर आर ऑलरेडी सो मैनी बुक्स। उसमें से कुछ किताबें तो मैंने खुद पढ़ी थी। मेरा यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 56 था और मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पाया था। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत अलग कर दिखाया है। बहुत से लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी गाइडेंस की कमी थी। मैं भी लोगों से जा के मिल रहा था, किताबें पढ़ रहा था, और फिर भी मैं कंफ्यूज रहता था कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँ। अब जब मैं इस साइड हूँ, जब मैं एक ऑफिसर हूँ, जब मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक की हुई है, जब मैंने न जाने कितने स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझता हूँ और मैं ये किताब आपके पर्सपेक्टिव से लिखना चाह रहा था। तो इसमें मैंने क्या इंक्लूड किया है? इस किताब में मैंने ना सिर्फ मेरे बल्कि दूसरे टॉपर्स, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू तो डिफरेंट हो सकता है बट उनका तरीका सही है। हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि आप हाइब्रिड तरीके से नोट्स बनाओ, बट कोई और टॉपर बताए कि आप डिजिटल बनाओ, कोई और बताए कि आप ट्रेडिशनल वे में पेपर पे नोट्स बनाओ। तो एक एज एन एस्पिरेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो मैंने इस किताब में इंक्लूड की हुई है, ना सिर्फ मेरी बट दूसरे टॉपर्स की भी। और उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके QR कोड्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप अगर उनको स्कैन करो तो आपको उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी पता चलेगा। अब ये रही किताब की बात। आज का जो चैप्टर है या आज का जो वीडियो है वो एक ओवरव्यू वीडियो है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के ज़्यादा काम नहीं आएगा जो ऑलरेडी 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। हम अभी फोकस कर रहे हैं उन नए एस्पिरेंट्स पे जो आने वाले 1-2 साल में ये एग्ज़ाम देंगे और जिनको बेसिक्स से गाइडेंस की ज़रूरत है। इस सीरीज़ का जो ये पहला वीडियो है उसमें हम 15 एसेंशियल स्टेप्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये इस किताब का पहला चैप्टर भी है। इट इज़ राइटली सेड दैट वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर आप ठीक से शुरुआत करते हो तो आपका आधा काम वही ख़त्म हो जाता है। इस कहावत के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी हो तो आप उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिकली कर सकते हो। तो आज के वीडियो में जो हम 15 स्टेप्स डिस्कस करेंगे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इस सीरीज़ में आने वाले वीडियोस में आपको देंगे। तो क्या है ये 15 स्टेप्स? लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज़ मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हो वो क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको किताब में से एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाइपोथेटिकल स्टोरी है बट इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस।
ये स्टोरी है 3 एस्पिरेंट्स की, अर्जुन, करण और मीनल। अर्जुन एक ब्यूरोक्रेट का बेटा है। उसके पापा चाहते हैं कि वो उन्हीं की तरह यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करें और एक आईएएस ऑफिसर बने। अब अर्जुन ने पूरी लाइफ अपने पापा को देखा हुआ है। उसको वो चीज़ें पसंद तो हैं, बट वो ज़िंदगी में और कुछ करना चाहता है, दूसरा कुछ करना चाहता है। बट उसकी फैमिली नेचुरली दे वांट कि वो इस लेगेसी को कंटिन्यू करे, तो वो उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। अब अर्जुन के पास गाइडेंस तो बहुत है, घर पे ही गाइडेंस है, बट मोटिवेशन की कमी है। फाइनली अंडर दैट प्रेशर, अंडर फैमिली प्रेशर, वो एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है। दूसरी स्टोरी है करण की। करण आता है दूर दराज के छत्तीसगढ़ के एक विलेज से। वहाँ पे उसके जो पापा हैं, उसकी फैमिली है, वो एक बहुत गरीब तबके से आता है। उसके पापा एक मज़दूर हैं। वो चाहता है कि वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करे ताकि वो और जो उसके जैसे बच्चे हैं उनको हेल्प कर सकें। अब उसके पास मोटिवेशन तो बहुत है, बट गाइडेंस नहीं है। वहाँ उसको पता नहीं है कि वो कहाँ जाए, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करे, पैसे कितने लगेंगे, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, ईजी है। बस उसको ये पता है कि अगर मैं ऑफिसर बन गया तो मैं बहुत सारे करंस की मदद कर पाऊँगा। और तीसरी स्टोरी है मीनल की। मीनल लखनऊ की एक लड़की है। बचपन से उसका सपना रहा है एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना। वो चाहती है कि वो दुनिया भर में हमारे देश भारत को रिप्रेजेंट करे। बट उसके फैमिली प्रेशर्स अलग है। उसकी फैमिली चाहती है कि मीनल जल्दी से जल्दी पढ़ाई ख़त्म करे, शादी करे और सेटल हो जाए। अब मीनल उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहती है कि वो आईएफएस ऑफिसर बनेगी, बाहर जाएगी, सीखेगी, वहाँ की अच्छी चीज़ें देश में लाएगी। बट ये सब उसकी फैमिली को कन्विंस करना उसको डिफ़िकल्ट जा रहा है। अब ये जो 3 एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से कौन जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है? किसका एटमॉस्फेयर, किसका सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल है यूपीएससी क्रैक करने के लिए? आप ही बताइए। क्या अर्जुन, जिसके पास गाइडेंस तो बहुत है बट मोटिवेशन की कमी है, या करण, जिसके पास गाइडेंस नहीं है बट मोटिवेटेड बहुत है वो, या मीनल, जिसके पास गाइडेंस भी है, मोटिवेशन भी है बट फैमिली सपोर्ट नहीं है? इन तीनों में से कौन इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक करेगा, या किसके लिए वो एटमॉस्फेयर, वो सिचुएशन ज़्यादा फेवरेबल होगी? ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स इन इंडिया फेस द सेम सिचुएशन। आप जितने एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करेंगे। या तो गाइडेंस नहीं है, या मोटिवेशन नहीं है, या फैमिली सपोर्ट नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों है तो आप बहुत लकी हो। आपने तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ग्रास्प करनी चाहिए। और अगर आप भी इन अर्जुन, करण या मीनल की कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो भी यू डोंट नीड टू वरी। व्हाट यू हैव टू डू इज सिट डाउन एंड कंटेम्पलेट। खुद सोचो कि आप ये एग्ज़ाम क्यों करना चाहते हो। क्या किसी के प्रेशर में करना चाहते हो, या आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है? वो अचीवमेंट्स क्या, पर्क्स, प्रिविलेजेस ये हैं, या आपको सोसाइटी को कुछ देना है इसलिए आप ऑफिसर बनना चाहते हो? ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो दिस इन्फॉर्म्ड चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुरुआत में जब हम अपना ये वीडियो इस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शायद लग सकता है कि ये इट इज़ इररिलेवेंट, ये सब क्या बातें हैं। लेट अस गेट टू द एक्चुअल पॉइंट कि प्रिपरेशन कैसे करें। बट लेट मी टेल यू, ये एक मैराथन है। जब आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे, हर दिन आपको ऐसे लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी अदर करियर ऑप्शंस। उन करियर ऑप्शंस में शायद पर्क्स, प्रिविलेजेस ज़्यादा अच्छे हैं, अनसर्टनिटी यूपीएससी में ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम की, तो मैं ये क्यों करूँ? बट अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मैं यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ, तो आप इस मैराथन को दौड़ते रहोगे। The single most important factor that will lead you to success in this exam is consistency, patience and dedication. ये जो कॉम्बो है, ये अगर आपके साथ है तो आप इस एग्ज़ाम को, इस मैराथन को जीत पाओगे। और वो तभी आएगा अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हो। सो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज़ व्हेन टू स्टार्ट। द शॉर्ट आंसर इज़ द सूनर द बेटर। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। बट जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल या कॉलेज से ही इस एग्ज़ाम का टेंशन लेना स्टार्ट कर दो। आपको अवेयर रहना है एग्ज़ाम क्या चाहती है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कौन से बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए, वो आपको स्कूल और कॉलेज में करने हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन एंड स्टडी हैबिट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में क्योंकि ये 1 साल तक इसकी प्रिपरेशन चलती है, तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आपकी स्टडी टेक्निक्स अच्छी नहीं है,
तो आप इस एग्ज़ाम को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। ये स्टडी टेक्निक्स आप स्कूल और कॉलेज डेज़ में डेवलप कर सकते हो। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कैसे अच्छे से पढ़ा जाए, कौन सी स्टडी टेक्निक्स यूज़ की जाए, वो अच्छे से याद कैसे रखा जाए, वो अच्छे से रिवाइज़ कैसे किया जाए, ये अगर आप अभी से डेवलप करना स्टार्ट करोगे तो वो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में भी काम आएगा। मैं अपने कॉलेज डेज़ में, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेडिकल डेज़ में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। वो पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए जो टेक्निक्स मैंने डेवलप की थी वो मुझे यूपीएससी में भी काम आई है। आप देखते हैं कि इंजीनियर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, तो ऐसा क्या है कि वो अपने एग्ज़ाम में करते हैं। हम सुनते हैं कि इंजीनियर्स आखिरी के कुछ दिनों में बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, उनमें वो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा सिलेबस वो आखिरी के दिनों में कवर कर लेते हैं। ये चीज़ भी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम में काम आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी एग्ज़ाम भी आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ के क्रैक हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। बट जो रिवीजन आप करोगे, पूरा साल भर पढ़ोगे, उस रिवीजन का स्ट्रेस आखिरी के कुछ दिनों में आएगा। वो क्रैक करने की जो टेक्निक इंजीनियर्स डेवलप करते हैं अपने कॉलेज डेज़ में, वो उनको यूपीएससी के टाइम में भी काम आती है। सो आप जिस भी स्ट्रीम से हो, उस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो आपका बेस या फाउंडेशन बनाएंगे। उसी के बेसिस पे आप आगे जाके यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। सो द क्रक्स इज डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स एंड डेवलप डिसिप्लिन। बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप अभी 1 घंटा 2 घंटा इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हो, तो ट्राई टू डेवलप दैट हैबिट। आपको 3-4 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम अपने आप में ही एग्ज़ाम 3 घंटे चलती है और आपको बहुत लिखना पड़ता है। ये हैबिट आप कब डेवलप करोगे? आप उस 1 साल में नहीं डेवलप कर सकते। स्कूल और कॉलेज डेज़ में ही आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या अगर आप खुद स्कूल और कॉलेज में हो, एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़ देखना अलग है, बट ये एग्ज़ाम देखने की नहीं है, ये एग्ज़ाम पढ़ने की, लिखने की है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर लो और उसमें से वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जो कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो और अपनी फैमिली के साथ उसको डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। ये डिबेट होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें बिलीव नहीं करते, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो कि मैं पढ़ के इसको डिस्कस क्या करूं, बहुत से बच्चों को ये उतना सहजता से नहीं आता, वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं इसमें। बट रिमेंबर कि इंटरव्यू में आपको ये डिस्कस करना पड़ता है। यूपीएससी इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, तब आपको वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप स्कूल और कॉलेज में इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो, या अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली में टॉपिक्स छेड़ो और उनको डिस्कस करो, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करो। दिस विल प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन। सो फाइनली, व्हेन टू स्टार्ट, द सूनर द बेटर। बट एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप आपके लेट 20s में हो तो क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो? तो लेट मी टेल यू, मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने एमबीबीएस और एमडी कंप्लीट करने के बाद ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट की। आई वाज ऑलरेडी 28। सो इट डजेंट मैटर कि आप लेट 20s में या अर्ली 30s में हो। अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है और कैसे क्रैक करना है, और अगर आपके पास राइट गाइडेंस और टेक्निक्स हैं, तो आप 1 साल में प्रिपरेशन करके ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सो इट डजेंट मैटर आपका एज क्या है, अगर आप लेट 20s में भी हो तो भी आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। नाउ स्टेप 3, वेयर टू स्टार्ट। भाई पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें? इट्स लाइक एन ओशन। मैं करूँ स्टार्ट तो कहाँ से करूँ? ये कॉमन क्वेश्चन होता है। और फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं, और फिर जो उनको ठीक लगता है वो चैप्टर्स लेके, वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स लेके एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो कहते हैं ना, आपका गीता, बाइबल, कुरान, इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो आपका फंडामेंटल बुक है वो है यूपीएससी का सिलेबस। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा पोर्शन आपको कवर करना पड़ता है कि यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड, यू माइट गेट लॉस्ट। तो आप क्या करें, उस सिलेबस का एक प्रिंट आउट आपके टेबल पे हमेशा चिपका के रखें, या साइड में रखें, या अपने मोबाइल में रखें। उसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि उनको पूरा सिलेबस याद हो जाए, ज़रूरी नहीं है। आप जैसे उसको पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो अपने आप में कुछ महीनों में आपके दिमाग में वो छप जाएगा। बट ज़रूरी ये है कि आप उसको
अपने पास रखें सो दैट अगर कोई नई चीज़ आती है तो आप उसको देख सकें कि क्या ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम के जो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट या कॉमन लैंग्वेज में जिसको इंटरव्यू बोला जाता है, इस सब का पैटर्न अलग है। सिलेबस सेम भी होगा तब भी हर एग्ज़ाम का तरीका अलग है। जैसे प्रीलिम्स एमसीक्यू ओरिएंटेड होता है, मेंस थ्योरी बेस्ड होता है, आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं। बट इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इन तीनों स्टेजेस को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, टेस्ट फॉर्मेट है, वनडे है, T20 है। बट कोई अगर विराट कोहली है, अगर किसी की टेक्निक बहुत अच्छी है तो वो तीनों फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से क्रैक कर सकता है। उसी तरीके से अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आपने अगर इन पैटर्न्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस किया हुआ है, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, और जैसे मैंने अभी कहा कि डिबेट या डिस्कशंस में आप पार्ट ले रहे हो, आप बात करके अपनी जो बात है वो कंसाइज वर्ड्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए आप कह पा रहे हो, आगे वाले तक वो कन्वे कर पा रहे हो, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा करोगे। बट आपका बेस जो बनता है वो आपका नॉलेज, और वो नॉलेज आप गेन करोगे बेस्ड ऑन जो भी सिलेबस में दिया हुआ है। कुछ भी रैंडमली पढ़ते जाओगे तो वो आखिर में काम नहीं आएगा। अब तक हमने जो देखा वो ये देखा है कि आप चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करो या लेट स्टार्ट करो, ज़रूरी ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो सिलेबस के और एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। दे से दैट एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सही है, बट जनरली एग्ज़ाम फॉलोज अ सेट सिलेबस एंड पैटर्न, तो उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक अगर आपने सिलेबस देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार पूरा सिलेबस देख लो। चाहे वो याद ना हो, चाहे वो समझ ना आए, बट एटलीस्ट उसकी हेडिंग्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इन चीज़ों पे यूपीएससी पूछता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टेप 4, व्हाट टू रीड, कहाँ से पढ़ें। सिलेबस भी पता हो गया, पैटर्न भी पता हो गया। अब जब ये बारी आती है पढ़ने की, तो हम पढ़े कहाँ से, बुक्स कहाँ से लें और कौन से लें। तो इसमें ऐसा होता है कि बहुत बार एस्पिरेंट्स एक लिस्ट निकाल लेते हैं या फिर कोचिंग क्लास उनको एक लिस्ट देते हैं, वो बुक स्टोर पे जाते हैं और वो सारी बुक्स खरीद के लेके आते हैं। ऑल्दो इट मे बी कन्वीनियंट कि आप एक साथ सारी बुक्स लाओ, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि उससे पहले आप जितने टॉपर्स हो रखे हैं पिछले 5-6 सालों में उनके वीडियोस देखें। जितने भी टॉपर्स के वीडियोस आपको ठीक लगते हैं, उन वीडियोस से आप एक उनकी जो बुक लिस्ट है वो निकाल लें। हर टॉपिक के लिए उन्होंने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हर सब्जेक्ट के लिए उसका एक नोट इट डाउन, एंड फिर आप जाके बुक स्टोर से जो कॉमन बुक्स आ रही हैं, सब टॉपर्स जिसको रिकमेंड कर रहे हैं, वो बुक्स आप जाके लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बुक्स एक साथ लें। इफ़ यू हैव अ बुक स्टोर क्लोज इनफ, तो आप एक एक करके भी ये बुक्स ले सकते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए, इसको हम बाद में भी अपनी इस सीरीज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी का आंसर ये है कि क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी चीज़ें आप जब पढ़ते हो, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, बट उसी टाइम में आपका कॉम्पिटिटर वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो कुछ और काम की चीज़ पढ़ रहा होता है और वो आपसे आगे जा रहा होता है। तो आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो आगे जाके आपको काम ना आए। वो चीज़ें पढ़ो जो ज़्यादातर टॉपर्स पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ो जो आप रिवाइज़ कर सकते हो, और वो चीज़ें पढ़ो जो आपको समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। हो सकता है कि कोई बुक आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप उसको ऑल्टरनेटिव देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं, बट आप स्टिक टू वन बुक, मेक दैट योर बेस, उसी में अपने नोट्स बनाओ, उसी को रिवाइज़ करो। और ये बुक कैसे चूज़ करोगे, जैसे मैंने कहा, मेजॉरिटी टॉपर्स जिस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं वो आपकी वो सिंगल बुक होगी उस सब्जेक्ट के लिए। स्टेप 5 इज़ प्लानिंग एंड टाइम टेबल। ये प्रॉबेबली इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है और टाइम इतना कम होता है कि अगर आप प्लान तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो और आपको ऐसे लग सकता है कि ये अनमैनेजेबल है, ये हो नहीं पाएगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दिन कितने बाकी हैं, आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो,
शायद उसके लिए 1 साल बाकी है। ऐसा लग सकता है कि बहुत टाइम है और मैं सारा कुछ कवर कर लूँगा, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ चला गया। तो आपने एक ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान्स ज़रूर बनाने हैं। अब आप में से जो लोग पहले से प्लान्स बनाते आ रहे हैं या पहले बना चुके हैं, वो ये कहेंगे कि प्लान्स तो कभी कंप्लीट ही नहीं होते। मैं प्लान बनाता हूँ बट मैं उतना पढ़ ही नहीं पाता हूँ, तो फिर प्लान बना के फ़ायदा क्या है? ये गलत है। देखिए, हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि आप एक दिन में 5 चैप्टर्स कवर करेंगे और उसमें से शायद आप 4 ही चैप्टर्स कवर कर पाएँ। तो आपको बुरा लगता रहेगा कि मेरा एक चैप्टर रह गया। ये लाजमी है, आपको बुरा लगेगा, बट बिकॉज यू हैव अ प्लान, आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि मैंने 5 चैप्टर में से 4 कवर किए हैं बट एक मेरा पेंडिंग है। आगे जाके आप वो टाइम पास कम करेंगे जो शायद आप करते, आप उस चैप्टर को कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो आपको ट्रैक पे रख रहा है वो टाइम टेबल रख रहा है। तो इवन इफ टाइम टेबल्स डू नॉट कंप्लीट, इवन इफ यू आर नॉट कीपिंग पेस विथ योर टाइम टेबल्स, आपको फिर भी ये बनाने हैं। टाइम टेबल और प्लानिंग ज़रूरी है। सी व्हाट हैपन्स इज, समटाइम्स वी फील कि अगर हम कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे तो अल्टीमेटली पूरा सिलेबस कवर हो ही जाएगा। बट वो सिलेबस कवर करते समय हमें ये भी याद रखना है कि हमारे पास एक बहुत फाइनाइट टाइम है। अगर आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस टाइम पे आपके ऊपर एज ले जाएंगे। वो तो सिस्टमैटिकली पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आपकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग हो। बहुत बार हम खुद को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि मैं 5-6 चैप्टर्स कवर कर लूँगा, हर घंटे में 1 चैप्टर कवर कर लूँगा। वो कवर नहीं हो पाता और फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ऐसे नहीं करना है। खुद की कैपेसिटी एनालाइज़ कीजिए कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना अच्छे से कवर कर पाते हो। प्लस आपको कुछ और फैक्टर्स भी एडिशनली फैक्टर इन करने हैं, जैसे अगर आप बीमार हो गए, अगर कोई फैमिली फंक्शन है, तो उसके लिए कुछ टाइम आपको अलग से निकाल के रखना पड़ेगा फॉर दीज अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो 7 के 7 दिनों का हफ्ते में अगर प्लान बना के रख रहे हो तो आपके पास स्कोप ही नहीं बच रहा है। हर दिन में अगर 15-15 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हो तो आपके पास स्कोप ही नहीं बच रहा है। तो उससे अच्छा कुछ घंटे, कुछ दिन स्पेयर में रखिए, ये ज़रूरी है। तो अब तक हमने देखे हैं 5 स्टेप्स। मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड चॉइस कि आप यूपीएससी क्यों करना चाह रहे हो। सेकेंड इज़ स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। नोइंग द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जान ले। नोइंग द राइट सोर्सेस, अलग अलग टॉपर्स की वीडियोस और अलग अलग सोर्सेस से आप ये पता करें कि एक्चुअल कौन सी बुक्स पढ़नी है एंड स्टिक टू दोज बुक्स। एंड फिफ्थ जो हमने देखा वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड टाइम टेबल। द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6 इज सिलेक्टिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जैसे मैंने कहा, एग्ज़ाम के जो 3 सेक्शंस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसमें मेंस के मार्क्स और इंटरव्यूज़ के मार्क्स ही फाइनल मार्क्स में ऐड होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं होते। ये जो एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न है वो हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप ये जान लें कि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होती है, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम, जिसको देने के बाद जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को आगे वाली स्टेप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। बट प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मार्क्स में काउंट नहीं होते, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। और मेंस के मार्क्स में जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है। जनरल स्टडीज़ सबके लिए सेम होता है, उसके क्वेश्चन सबके लिए सेम होते हैं। उसके अलावा जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है और उसके 2 पेपर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ किया है तो उसके 2 पेपर्स आएंगे, हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2। मेडिकल साइंस जैसे मैंने चूज़ किया था तो उसका मेडिकल साइंस 1, मेडिकल साइंस 2, ऐसे 2 पेपर्स होंगे। सो हर ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि जैसे जनरल स्टडीज़ को तो सबके लिए सेम होगा, बट ऑप्शनल सबका अलग अलग होगा। तो जिसने सही तरीके से ऑप्शनल चूज़ किया है उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है इसमें। तो जब आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे उस टाइम पे याद रखिए कि ऐसा ऑप्शनल चूज़ करिए जिसमें स्कोरिंग अच्छी हो रही हो। पिछले 3 से 5 सालों में जिन ऑप्शनल्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यह आपको पिछले टॉपर्स के मार्क्स के उनकी मार्कशीट से पता चलेगा। तो ऐसा ऑप्शनल चूज़ कीजिए जिसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हों। बहुत से एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि इस ऑप्शनल के बारे में मुझे थोड़ा पता है,
इसमें मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं वो ले लेता हूँ। मैंने भी वो गलती की थी। मैंने 10 साल मेडिकल साइंस में बिताए थे। MBBS MD के बाद मुझे लगा इसके बारे में मुझे पता है, तो मैं मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेता हूँ। वो बहुत बड़ी गलती थी। ये आप नहीं करना है। इस गलती को दोहराना नहीं है। आपने ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना है, वेदर यू नो दैट ऑप्शनल और यू डोंट, डजेंट मैटर। उस ऑप्शनल में अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसमें अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप 1 साल तक पढ़ सकते हो, अगर उसकी कोचिंग ईजिली अवेलेबल है या गाइडेंस ईजिली अवेलेबल है, नोट्स ईजिली अवेलेबल है, तो ऐसा ऑप्शनल आपको चूज़ करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल लॉ में हो रखी है, लॉ का भी एक ऑप्शनल होता है, बट वो अगर डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है, और अगर एक ऑप्शनल सच एज पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन ऑप्शनल्स में शायद अगर मार्क्स पिछले 3 से 5 सालों में अच्छे आ रहे हैं, आपका उसमें बैकग्राउंड भी नहीं है, तब भी आपने ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए जिसमें मार्क्स आ सकते हैं। ना कि ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें जिसमें आपका बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट है, बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट, चूजिंग एन ऑप्शनल इज़ क्रूशियल। बहुत बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि यार इस ऑप्शनल में मुझे मार्क्स कम आए, और फिर वो ऑप्शनल चेंज करते हैं, तो अगले साल के लिए एक नया ऑप्शनल लेके वो स्टार्ट करते हैं। ये ना हो, इसके लिए आप शुरुआत में ही थोड़ा सा स्टडी करें, एनालाइज करें, 4-5 ऑप्शनल निकाल लें जिसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसमें से चूज़ करें कि आपको कौन सा सूट करता है। ये देखने के लिए आप उसका सिलेबस देख लें कि अच्छा इस टाइप की चीज़ें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत अच्छा ऑप्शनल लगता है मुझे, बट हो सकता है किसी को उसमें इंटरेस्ट ही ना हो। सिलेबस देखोगे आपको लगेगा कि यार ये बोरिंग सा लग रहा है, बट आप सोशियोलॉजी देखोगे आपको लगेगा कि हाँ इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा ऑप्शनल चूज़ कीजिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइल चूजिंग ऑप्शनल इज़, क्या ये ऑप्शनल आपकी GS में आपकी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेते हो, उसका और जनरल स्टडीज़ मतलब बाकी UPSC प्रिपरेशन का कोई संबंध ही नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। बट अगर आप सोशियोलॉजी जैसा ऑप्शनल लेते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस लेते हो, तो जब आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जनरल स्टडीज़ का भी थोड़ा प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होता है, तो यू विल बी यूटिलाइजिंग टाइम दैट वे। सो ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना एडवांटेजियस रहता है। स्टेप 7 जो मैंने लिखा है वो है फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, एक्चुअल प्रिपरेशन। तो ये 7वां स्टेप क्या है कि जब आप एक्चुअल बुक्स लेके आते हो, आपके पास बुक्स भी हैं, गाइडेंस भी है, प्लान भी रेडी है, तो अब स्टार्ट कहाँ से करें, एक्चुअल स्टेप क्या लें। तो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये जनरली हम स्कूल में कम पढ़ते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। जनरल हम जो न्यूज़पेपर या न्यूज़ में पढ़ते हैं उस टाइम पे भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। बट जब UPSC प्रिपरेशन की बात आती है, दीज 2 सब्जेक्ट्स पॉलिटी एंड इकोनॉमी, दे विल रिपीट देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन अंडर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। मतलब कोई भी न्यूज़ आती है उसमें या तो कुछ पॉलिटी से रिलेटेड होगा या इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। तो अगर ये आप पहले कर लें तो आने वाले टाइम में आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो उसमें आपको ज़्यादा वो न्यूज़ समझ आएगी। तो यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी या तो NCERT से स्टार्ट कर लो। सारी NCERTs नहीं पढ़नी है, 6 to 10th NCERTs। लोग कहते हैं, बहुत से टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि 6 to 10th NCERTs लो और उसको पढ़ डालो। मेरा इस पर टेक थोड़ा सा अलग है। आप डायरेक्टली उन NCERTs से पढ़ने की बजाय आप इसकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो आप ले लीजिए। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करके एक बुक आती है, वो आप ले लीजिए। वो बुक लिखी इस तरीके से गई है कि आपको वो समझ आए, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसका हर चैप्टर लीजिए और उस चैप्टर का एक वीडियो यूट्यूब पे पहले देख लीजिए। उस यूट्यूब वीडियो में किसी भले इंसान ने, किसी टॉपर ने या किसी टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो इट इज़ एज गुड एज ज्वाइनिंग अ कोचिंग क्लास। वो पहले आपने देख लिया, फिर वो चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको समझ भी आएगा। हाँ, अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपके पास NCERTs रखिए, उसको रेफ़र करते रहिए, उसको बाद में पढ़ लीजिए। अगर ये तरीका आपको ठीक नहीं लगता है तो आप ट्रेडिशनल तरीक़ों से भी जा सकते हैं, जैसे बाकी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। आप पहले 6 to 10th की NCERTs, 11th-12th की NCERTs पढ़ लीजिए, एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और उसके बाद जो मेन किताब है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, उसके ऊपर आइए। यू कैन फॉलो ईदर ऑफ दीज स्टेप्स।
टू मेक इट ईजियर फॉर यू मैं रिकमेंड करूँगा जिनके पास सिर्फ 1 साल है वो मेरी टेक्निक यूज़ कीजिए, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। लक्ष्मीकांत लीजिए, उसको पढ़िए, पहले यूट्यूब वीडियो देखिए, फिर लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स पढ़िए। और जिनके पास ज़्यादा टाइम है, 2 से 3 साल, जो अभी कॉलेज में है, वो पहले एनसीईआरटीज़ पूरी पढ़ लीजिए। उसमें चाहे आपके 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते जाए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। विल डिस्कस दिस इन डिटेल लेटर, बट फॉर नाउ रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप शुड बी कवरिंग पॉलिटी एंड इकोनॉमी। चाहे टॉपर्स ये सजेस्ट करें कि सब एनसीईआरटीज़ पहले पढ़ लो, मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी है। इस बुक में मैंने बताया हुआ है कि कौन सी एनसीईआरटीज़ एसेंशियल है, मस्ट रीड है, वो आपको पढ़नी है, और किस तरीके से पढ़नी है वो भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटीज़ को नॉवेल की तरह मत पढ़ो। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं एनसीईआरटीज़ तो बस एक बेस बना रहे हैं, तो हम बस उसको पढ़ लेते हैं ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहें और बाद में मेन बुक्स पे जाएंगे। ऐसा नहीं है। कुछ एनसीईआरटीज़ बहुत एसेंशियल है, उसमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज़ या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका भी अलग है, उसको किसी नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है। तो वो मैंने इस किताब में लिखा हुआ है, हम आने वाले वीडियोज़ में और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टेप 8, दैट इज़ अबाउट न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेंस में जो मेजर सेक्शन होता है मेंस के मार्क्स का, वो है उसका जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ आप कैसे प्रिपेयर करोगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे, बट उसका जो सोर्स है वो होता है न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ इन जनरल। देखिए, सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन किया है कि जनरल स्टडीज़ विल बी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एज इन जो भी आपके आजू बाजू इर्द गिर्द हो रहा है, नेशनली इंटरनेशनली, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे? तो उसका एक अच्छा सोर्स होता है न्यूज़पेपर। बट यूपीएससी डजंट केयर वेदर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स और नॉट। यूपीएससी डजंट केयर आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो। यूपीएससी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज चाहे आपको न्यूज़पेपर से आए, चाहे आपको न्यूज़ देख के आए, चाहे आपको वो किसी कोचिंग क्लास के नोट्स से आए, चाहे आपको वो किसी के डिस्कशंस में आए, डजेंट मैटर, आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। जनरली ये माना जाता है कि एस्पिरेंट्स ने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है रीडिंग का करंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा, टू कीप इट सिंपल, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बट न्यूज़पेपर्स में एक्चुअली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। आपके 3-4 घंटे चले जाएंगे अगर आप हर न्यूज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ने लग जाओ। ऐसे नहीं करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो सेगमेंट्स पढ़ने हैं, और उन सेगमेंट्स में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, या जो लोकल न्यूज़ वाला सेक्शन है, या जो चटपटा सेक्शन है, वो छोड़ दो। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो देखो। उसमें भी जो न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग या जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट अभी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो अगर नहीं किया है तो, और उसमें भी आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर बिगनर्स आप इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करो। अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हो, ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ पे ये न्यूज़पेपर नहीं पहुँच रहे, तो उसका डिजिटल जो सब्सक्रिप्शन आता है, जो मोबाइल वर्जन आता है, वो पढ़ना स्टार्ट करो। उसके स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो, उससे नोट्स निकाल सकते हो, वैसे स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। अगर ये न्यूज़पेपर्स नहीं है, कोई और न्यूज़पेपर है, तो वो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि यही न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपके पास न्यूज़पेपर्स ही नहीं आते तो आप किसी और सोर्स से भी न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आई विल रिपीट दिस अगेन, यूपीएससी डजंट केयर वेदर यू रीड न्यूज़पेपर्स एंड एनसीईआरटीज़। आप न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वो चाहे जिस भी सोर्स से आए, इंटरनेट से आए तो भी चलेगा। स्टेप 9 इज़ हैविंग द राइट सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस का क्या मतलब है? मैंने कहा शुरुआत आप कैसे करोगे, पॉलिटी और इकोनॉमी के बेसिक्स से। बेसिक्स का क्या मतलब है? उसकी जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए उसकी 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं। जनरली सारे टॉपर से रिकमेंड करते हैं, वो आपको पढ़नी है। कैसे पढ़नी है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये बुक्स आपको पढ़नी है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आगे का जो आपका शेड्यूल है
वो कैसा होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द राइट सीक्वेंस। तो ये राइट सीक्वेंस क्या होगी, मेंस एग्जाम में ऑप्शनल, जनरल स्टडीज़, ये इसके ऊपर पेपर्स होते हैं। तो आप इसमें से क्या पहले कवर करेंगे, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ आप पहले अपना ऑप्शनल कवर कर लो। इसमें आपके 2-2.5 महीने चले जाएंगे, बट दैट इज़ स्टिल वर्थ इट। ऑप्शनल बाद में कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। अगर आपके पास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 साल है तो आप पहले 4-5 महीनों में अपना ऑप्शनल कवर कर लो। अगर आप उसी में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बहुत अच्छा। अपने ऑप्शनल का सिलेबस देख लो, यूपीएससी सिलेबस से आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हो रहा है तो आप उसका ऑप्शनल देख लो और उसके अकॉर्डिंग उस ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, वो प्रिपेयर कर लो, तो आपका ऑप्शनल कवर्ड रहेगा। इस ऑप्शनल के बाद आती है बारी जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ में 4 पेपर्स होते हैं, GS 1, 2, 3 एंड 4। सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो गलती कर बैठते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ पहले GS 4 करो, सो ऑप्शनल के बाद GS 4, देन GS 1, 2 एंड 3। ये सीक्वेंस क्यों बताई गई है, दिस हैज़ कम आउट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने भी आपकी तरह ही गलती की थी, मैं भी पहले जो सामने आए वो बुक पढ़ता था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है। इसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं बाद में आपको बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर, अगर आप अपना शेड्यूल अभी बना रहे हो, सो ऑप्शनल के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू स्टार्ट विद GS 4, देन GS 1, 2 एंड 3। अभी एक जो पेपर बचता है वो है एसे का पेपर। एसेज की प्रिपरेशन शुरुआत से ही हम करेंगे। आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो 1-2 महीने के बाद आपके पास उसका नॉलेज बिल्डअप होना स्टार्ट करेगा। सो यू विल बी इन अ पोजिशन टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एसेज। शुरुआत में चाहे आप टॉपर्स के एसेज पढ़ लो, लिखना आप बाद में स्टार्ट कर देना, पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो, बट उसके लिए भी एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए। ऐसा कोई टाइम आप अलग से नहीं निकाल पाओगे। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ एसे की जो प्रैक्टिस है वो हर संडे को कर लेना। हर संडे 3 से 4 घंटे निकालने हैं। प्रीवियस ईयर्स के एसेज देखने, कौन से एसेज आए हुए थे, वो एसेज गूगल पे आप सर्च करोगे तो टॉपर्स के मॉडल आंसर्स उसमें आएंगे। उनको आपको एक बार पढ़ना है कि इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। वो पढ़ के प्रेशराइज नहीं होना है, टेंशन में नहीं आ जाना है कि इतना अच्छा तो मैं नहीं लिख पाता, इतनी फ्लावरी लैंग्वेज, इतनी अच्छी इंग्लिश मैं कैसे करूँगा। डोंट बी वरीड बाय दैट। स्ट्रक्चर देखो कि एक ऐसे का टॉपिक उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है, इंट्रो कैसे लिखा हुआ है, कंक्लूजन कैसे लिखा हुआ है, और बीच में उन्होंने फ्लो कैसे बनाया हुआ है, ये सीखो। लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी ना भी हो, बट आपका स्ट्रक्चर अगर अच्छा हो, एक कहते हैं ना कहानी की तरह वो ऐसे अगर जा रहा हो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो रिमेंबर द राइट सीक्वेंस। स्टेप 10 इज़ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि स्टेप्स अगर 3 है एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तब भी उसका सिलेबस सेम है और उसकी जो प्रिपरेशन है वो आपको एक साथ करनी है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट करते ही आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तीनों स्टेप क्रैक करके ऑफिसर तो बनूंगा ही, इंटरव्यू तो मैं देने ही वाला हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन मुझे डे 1 से ही स्टार्ट करनी है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे, प्लस प्रीलिम्स एंड मेंस इसकी इंटीग्रेटेड साथ में प्रिपरेशन कैसे करोगे। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूंगा, प्रीलिम्स तो पहले क्रैक हो जाए, मेंस तो उसके बाद आएगा। तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि व्हाट हैपन्स इज प्रीलिम्स देने के बाद मेंस के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। और जैसे मैंने कहा, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं और उसके लिए अगर आपको बहुत कम 3 से 4 मंथ्स मिलते हैं तो आप उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं हासिल कर पाओगे। सो शुरुआत से ही प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, एक साथ प्रिपरेशन ज़रूरी है। कैसे करें ये प्रिपरेशन? देखिए, जब आप मेंस के लिए तैयारी करते हो तो आपको एनालिटिकली सोचना, हर टॉपिक, हर इशू के बारे में हर तरीके से एक इंटीग्रेटेड वे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोचना ज़रूरी होता है। कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो प्रीलिम्स में, उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है तो वो आप याद कर सकते हो, बट उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आपको, उस इशू का इम्पैक्ट वो आपको मेंस में पूछा जा सकता है। तो उसके ऊपर जो सोच है आपकी वो बिल्कुल एनालिटिकल होनी चाहिए। कोई भी जब आप इशू लेते हो, फॉर एग्जांपल एन इशू सच एज फार्मर्स के ऊपर जो इश्यूज अभी चल रहा है, तो अगर उसके बारे में आपको प्रीलिम्स पूछता है तो उसका तरीका अलग हो सकता है, उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन,
पूछी जा सकती है, बट जब मेंस में पूछेंगे तो उसके ऊपर एनालिसिस, उस टॉपिक का, उस इशू का एनालिसिस पूछा जाएगा। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करो, बट प्रीलिम्स में जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जा सकता है उसको अलग तरीके से मार्क कर लो। तो इस तरीके से हर इशू का आपका मेंस का और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होता जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम होता है। शुरुआत से ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जब आपकी प्रीलिम्स ख़त्म होगी, जो पहला स्टेज ख़त्म होगा, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो जो 3 महीने बचते हैं मेंस तक, तब आप मेंस की रिवीजन और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उस दौरान कर सकते हो। कोई नई चीज़ उस टाइम पे पढ़ना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। और रही बात इंटरव्यू की, पर्सनालिटी टेस्ट की, उसमें पूछा जाता है आपकी हॉबीज़ एंड ऑल, तो वो आप लास्ट के कुछ दिनों में प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो आपको शुरुआत से ही प्रिपेयर करना होगा। स्टेप 11 है इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसकी बात हमने पिछले स्टेप में स्टार्ट कर दी थी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। पर्सनालिटी आखिरी कुछ महीनों में डेवलप नहीं हो सकती, हाँ उसको रिफाइन ज़रूर किया जा सकता है, बट जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी टेस्ट में एक्चुअली क्या पूछा जाता है। बहुत से एस्पिरेंट्स ये सोचेंगे कि अभी तक तो प्रीलिम्स ही कवर नहीं हुआ, मेंस भी बाकी है, पर्सनालिटी की चिंता मैं अभी से क्यों करूं। ये इसलिए चिंता करनी है क्योंकि आखिरी दिनों में आप पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है, वो आप भर के यूपीएससी को सेंड करते हो, और जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यूअर के पास आपने ही फिल किया हुआ वो फॉर्म उनके पास होता है। उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं, आपके करियर डिटेल्स होते हैं, आपकी हॉबीज़ एंड ऑल, आप उसमें अचीवमेंट्स वो सब मेंशन करते हो। उसके बेसिस पे वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर वो क्वेश्चंस आप ठीक से आंसर नहीं कर पाए तो वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन देता है। प्लस अगर उसमें आप कुछ ठीक से नहीं लिख पाए, वो भी बुरा इंप्रेशन देता है। फॉर एग्जांपल उसमें एक ऑप्शन होता है हॉबीज़ का, तो उस हॉबीज़ में आप क्या लिखोगे? बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स दूर दराज के इलाकों से होते हैं और उन इलाकों में हॉबीज़ एज सच कोई परस्यू नहीं करता। हमें तो पता ही नहीं होता कि यार हॉबी क्या होती है, तो हम उसमें लिखेंगे क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप साल के स्टार्ट में ही कुछ एक हॉबी स्टार्ट कर लो परस्यू करना, वो आपका माइंड फ्रेश भी रखेगा प्रिपरेशन के दौरान, और आप इंटरव्यू में वो बोल भी पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजिंग, इट कैन बी अ गुड हॉबी। उससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, और आप इंटरव्यू के दौरान बोल भी सकोगे। आपको देख के उनको पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली आपकी एक्सरसाइजिंग हॉबी है भी या नहीं। फिर बुक रीडिंग एक हॉबी हो सकती है। बाकी बुक्स आप पढ़ रहे हो, उसी तरीके से जो बहुत अच्छी बुक्स है, रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनको आप पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, रोज़ के 2-3 पेजेस, वो आपकी हॉबी बन जाएगी। इट्स अ गुड हैबिट टू इनकलकेट। ये आखिरी के कुछ हफ्तों में नहीं हो पाएगा, तो आपको साल भर ये करते रहना पड़ेगा। सो गुड हॉबीज़ एंड गुड हैबिट्स कैन बी इनकलकेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरुआत से ही करते रहना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत से ही आपको ये यकीन दिलाना है खुद को कि हाँ, मैं पर्सनालिटी टेस्ट, मैं इंटरव्यू तो ज़रूर दूंगा, और उसके लिए प्रिपरेशन मुझे स्टार्टिंग से ही करना है। स्टेप 12 इज़ दैट इट इज़ एन एग्जाम ऑफ एक्सप्रेसिंग। प्रैक्टिस मेक्स एन एस्पिरेंट परफेक्ट। बुक में मैंने एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Expressing yourself precisely and logically in the shortest possible time in the fewest possible words is the key to success in this exam. समझ गए? ये एग्ज़ाम कितना आप पढ़ते हो उसकी नहीं है। यूपीएससी डजेंट केयर आपने कितना पढ़ा है, कितने साल पढ़ा है, आप कितना इफेक्टिवली उसको एक्सप्रेस कर पाते हो। और जब मैं एक्सप्रेस कहता हूँ, दैट इज़ बोथ इन रिटन फॉर्म एंड इन ओरल फॉर्म। आप कितना अच्छे से उसको बता पाते हो, कन्वे कर पाते हो, उसकी ये एग्ज़ाम है। तो चाहे आपने कम पढ़ा हो, बट अगर आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, तब आप इस एग्ज़ाम को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी कंसाइज, प्रिसाइज एंड इफेक्टिव इन योर आंसर राइटिंग। अब ये सारे हैवी वर्ड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको सुन के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। विथ प्रैक्टिस ये आपको भी समझेगा। आप एक इशू पढ़ोगे, एक टॉपिक पढ़ोगे, उसको आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में रिप्रोड्यूस करोगे पेपर पे, या जब आप उसको बोल के किसी को समझाओगे, यू विल योरसेल्फ रियलाइज़ कि उतना आसान नहीं है। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स निकालनी पड़ेंगी, तब जाके वो आप इफेक्टिवली किसी और को बता पाओगे। सो दिस कम्स विथ प्रैक्टिस। सो रिमेंबर, दिस इज़ एन एग्जाम ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड दिस एक्सप्रेशन कम्स विथ प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। स्टेप 13 इज़ अबाउट नोट मेकिंग एंड रिविजन। सो नोट्स मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का, और बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि नोट्स बनाए कैसे, वो इफ़ेक्टिव कैसे हों। सो यू शुड रिमेंबर दैट एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो किस बेसिस पे मिलेंगे, आप कितना अच्छा आंसर लिखते हो उस बेसिस पे। लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आप अच्छा आंसर कब लिख पाओगे, जब आपने अच्छे से रिवीजन की हुई हो। अच्छे से रिवाइज आप कब कर पाओगे, जब आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हो। और ये अच्छे नोट्स कैसे आप बनाओगे, पढ़ते हुए जो भी आप पढ़ रहे हो वो पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस अगर करोगे तो वो अच्छे नोट्स नहीं है। योर नोट्स शुड बी शार्प, प्रिसाइज, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। ये कैसे आएगा? दिस कम्स विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, किस टाइप सिलेबस में क्या टॉपिक्स है, उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ नोट्स मेकिंग का। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, उसका जो इंट्रो और कंक्लूजन है वो एक बहुत अच्छा इंट्रो कंक्लूजन हो सकता है आपके ऐसे के लिए। उसमें जो डेटा फिगर्स मेंशन्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स बन सकते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग में। और उसमें जो डेटा मेंशन्ड है या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेंशन्ड है वो आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो जब एक कोई भी आर्टिकल आप पढ़ो उसको इस तरीके से आप एनालाइज करो। एंड फाइनली उस आर्टिकल को अगर आपको 2 मिनट में किसी को समझाना है, दैट विल बिकम योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो इस तरीके से आप नोट्स मेकिंग पे फोकस कर सकते हो। अब नोट्स मेकिंग ऑनलाइन बनाना है, ऑफलाइन बनाना है, हाइब्रिड मोड में बनाना है, कैसे बनाना है, all this I'll be explaining in detail in the coming videos and it has been mentioned in the book as well. बुक में मैंने QR कोड्स के साथ मेंशन किया हुआ है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इफेक्टिवली, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वो QR कोड स्कैन करके आप यहाँ पढ़ भी सकते हो और यूट्यूब पे रेलेवेंट वीडियोज़ में जाके देख भी सकते हो कि वो किस तरीके से वो वहाँ पे नोट्स बना रहे हैं। स्टेप नंबर 14 ऑफ आवर एसेंशियल स्टेप्स इज़ द कोचिंग ट्रैप। कोचिंग ट्रैप मैं किसे कहता हूँ? कोचिंग ट्रैप में उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कहता हूँ जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। सारे कोचिंग्स बुरे नहीं हैं, कुछ कोचिंग आपको एसेंशियल भी लग सकते हैं, हेल्पफुल भी लग सकते हैं, बट ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस आपका जो फियर है, आपका जो डर है उसके ऊपर ही चल रहे हैं। वो आपको अपने एडवर्टाइजमेंट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग टॉपर्स के फ़ोटोज़ आपको दिखाते हैं, चाहे उन टॉपर्स ने एक्चुअली वहाँ पे कुछ गेन किया हो या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो आपको वहाँ अट्रैक्ट करेंगे। एक जिसे कहते हैं ना हर्ड मेंटालिटी, भेड़-चाल, उसमें आप उसको ज्वाइन भी कर लोगे। देन यू रियलाइज़ कि वहाँ पे तो 500,000 बच्चे हैं, सबको एक ही तरीके का मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, एक ही तरीके के वो नोट्स बना रहे हैं, एक ही टाइप के वो आंसर्स लिखेंगे, तो आप टॉप 100 में कैसे आओगे? तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और एक इशू ये होता है कि वो आपसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख न जाने कितने रुपीज़ ले लेते हैं और पर्सनलाइजेशन बिल्कुल नहीं करते। उनको कोई लेना देना नहीं होता कि आपको आपकी स्टेज में आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना कैसे गाइड किया जाए, मेंटर किया जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो। अगर कोई मुझसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ले रहा है, मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन होगी कि वो ये जान ले कि मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या है, और उस तरीके से मुझे गाइड करे कि इट शुड हेल्प मी अचीव द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स विथ माई कैपेसिटी। मगर ये पर्सनलाइजेशन जो है वो होता ही नहीं है। आप जिन लोगों ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं ना, उनसे पूछिए कि कितनी बार उन्होंने 1-to-1 इंटरेक्शन किया है उन टीचर्स के साथ। पॉसिबल ही नहीं होता ना, उस कोचिंग क्लास को पॉसिबल होता है क्योंकि उनको तो 500,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना होता है, और आपको भी पॉसिबल नहीं होता। एज अ न्यू एस्पिरेंट आप ये समझ नहीं पाते हो बात, आप जाके ज्वाइन कर लेते हो और आपको हर कोचिंग, उसमें पढ़ाई जाने वाली हर चीज़ अच्छी लगने लगती है क्योंकि आपके पास कोई बेसलाइन नहीं होता, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता कंपेयर करने के लिए। तो हर कोचिंग अच्छी नहीं होती, हर एडवर्टाइजमेंट सच्ची नहीं होती, ये याद रखो। तो आपने क्या करना चाहिए? सी, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। मैं फिर से रिपीट करूं, सारी कोचिंग्स बुरी नहीं है। मैंने बुक में भी कुछ कोचिंग क्लासेस के नाम मेंशन किए हुए हैं एंड आई एम नॉट बीइंग स्पॉन्सर्ड, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। मैंने बस उन कोचिंग क्लासेस का नाम इसमें मेंशन किया है जिसकी वजह से मुझे या मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे
बैचमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, उनको फ़ायदा पहुंचा है। आपको गाइड करने के लिए कुछ एक कोचिंग्स का मैंने नाम मेंशन किया है कि आप इनको कंसिडर कर सकते हो, बट उसमें भी आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको वो ठीक कर लगता है तो ही ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे, आपको ज़्यादा एडवांटेज है। मुझे लगता है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑल यू नीड इज़ गुड गाइडेंस। ये पूरी किताब ही मैंने उन बच्चों के लिए लिखी हुई है जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु नहीं जा सकते। आपको बस ये करना है कि पूरा गाइडेंस ऑनलाइन यूट्यूब पे या गूगल पे या ऐसी किताबों में पूरा पढ़ना है और खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनल स्टेप नंबर 15 इज करना है तो बस करना है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, यूपीएससी एग्ज़ाम क्या टेस्ट करता है आपके अकॉर्डिंग? नॉलेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन या पेशेंस? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बट नॉलेज से भी ज़्यादा जो आपका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और पेशेंस है वो ज़्यादा टेस्ट होगा। लोग कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, नॉट बिकॉज एग्जाम पर से जो क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो कोई कॉमन आदमी भी आंसर कर जाए, बट जो प्रोसेस है, जो डेडिकेशन आपको चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। यही यूपीएससी टेस्ट करना चाहता है। एज एन ऑफिसर आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए वो इस एग्ज़ाम के ज़रिए आपको प्रिपेयर करना चाहता है। उस भट्टी से वो वैसा लोहा निकालना चाहता है जो आगे जाके भी ये स्ट्रेस सहन कर पाए। तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ अ प्रोसेस। जिस दिन आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपका एग्ज़ाम वहीं से स्टार्ट हो रहा है। योर डे 1 ऑफ प्रिपरेशन इज़ एक्चुअली योर डे 1 ऑफ एग्ज़ाम। वो आप कैसे हैंडल कर रहे हो, इट विल डिटरमाइन योर रिजल्ट। बुक के जो चैप्टर्स हैं उसके बीच बीच में ना मैंने अपनी जो मेमोरीज़ है उसके फ़ोटोज़ और कुछ कोट्स यहाँ डाले हुए हैं जस्ट टू मोटिवेट यू। उसमें से एक कोट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर नॉट बिग इनफ। इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर नॉट बिग इनफ। ये कहा था अफ्रीकाज़ फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट एलन सरलीफ ने। क्या आप ये समझ पाए हो? अगर आपके जो सपने हैं वो आपको डरा नहीं रहे हैं, तो आप ज़्यादा बड़े सपने देख नहीं रहे हो, आप ठीक सपने देख नहीं रहे हो। आपका सपना होना चाहिए एक यूपीएससी टॉपर बनने का। आपको अगर लगता होगा कि आप में वो काबिलियत नहीं है, तो वो काबिलियत पैदा की जा सकती है। हर तबके के, हर बैकग्राउंड के बच्चों ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक की हुई है, ये आप याद रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बस एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दिल्ली के हो तो ही आप क्रैक कर पाओगे। मज़दूरों के, किसानों के बच्चों ने गांव से विदाउट कोचिंग भी ये एग्ज़ाम क्रैक की हुई है। बस सही गाइडेंस की ज़रूरत है, वही देने के लिए हम यहाँ आज आए हुए हैं। डीकेटी की जो ये पहल है, जो हम ये सीरीज़ बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उसका मकसद ही यही है कि आपको वो पूरा गाइडेंस इसमें मिले जो आपको यहाँ आके कोई हज़ारों रुपए देके किसी कोचिंग क्लास में मिलने वाला था, वो आपको घर बैठे वहाँ पे मिले। बच्चों को, स्टूडेंट्स को गाइड करना ये मेरा एक पैशन है। मे बी दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब, बट मुझे ये लगता है कि मेरे जैसे और ऑफिसर्स बनेंगे, वो और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, तो वो लोग जो अब तक ये पावर सर्कल में नहीं आ पा रहे थे, वो भी ऑफिसर्स बनेंगे, वो भी ये दुनिया देखेंगे, और वो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, जो इंडिया में आज एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो एक चेंज आ रहा है, उसका वो एक पार्ट बन पाएंगे। और वो और लोगों को जोड़ेंगे जो अभी तक इस मेन स्ट्रीम से अछूते रह गए हैं। सो इसके लिए हम डीकेटी की ये जो पहल है उसमें वीडियोस भी बनाएंगे। मैं फिर से आपको अपनी बुक भी दिखा देता हूँ। बुक का नाम है यूपीएससी सक्सेस सीरीज़, व्हाट आई विश आई हैड नोन बिफोर स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो जो 2025 और 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सटीक बुक है। मेरे अलावा दूसरे टॉपर्स का भी इसमें पर्सपेक्टिव है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। मेरे जो यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है सुयश चौहान के नाम से, उसमें मैंने कई वीडियोस भी डाली हुई है, उसके लिंक्स दिए हुए हैं, इसमें क्यूआर कोड्स दिए हुए हैं, बाकी टॉपर्स के भी दिए हुए हैं। प्लस एक इंटरेस्टिंग बात ये कि बुक बोरिंग ना हो, इसके लिए मैंने इसको लिखा है एज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन राजू, फरहान एंड रांचो। इन तीनों को तो आप जानते ही होंगे। तो इनकी कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको वो सारे पहलू बाहर निकलेंगे जब राजू और फरहान रांचो से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। रांचो, एज यू नो, वो एक टैलेंटेड इंसान था,
इनोवेटिव था तो वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर गया। तो उससे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उस कॉन्वर्सेशन से जो भी चीज़ें बाहर निकलती है वो एज चैप्टर्स आपको इस बुक में मिलेंगी। जो लोग दिल्ली में हैं या आसपास रहते हैं और जो पर्सनली आके मुझसे मिलना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स, फर्स्ट टाइमर्स यूपीएससी प्रिपरेशन में, उनके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रेगुलरली मीटअप्स की एडवर्टाइजमेंट देता रहता हूँ। ये मीटअप्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड बाय रजिस्ट्रेशन ओनली है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल suyash_diplomat फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हम डीकेटी की वीडियोस में भी देंगे। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कीजिए और आके अपने डाउट्स, क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसमें मेरी जो आपको हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं। सो यू कैन डू दैट फ्रॉम आवर साइड। वील कीप ट्राइंग। हम कोशिश करेंगे कि हम ऑफलाइन, ऑनलाइन जैसे हम ये कर रहे हैं एंड थ्रू आवर बुक आपको गाइड करते रहें ताकि इस जर्नी में हम आपको अच्छे से मदद कर पाएँ। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उनको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।